नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। ये जो कहानी है जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये हरिओम जी ने मुझे शेयर किया है। बड़ा इंटरेस्टिंग इनकी स्टोरी है। मैं इस स्टोरी को बार बार पढ़ा। मुझे तो बहुत मज़ा आया इस स्टोरी में। हरिओम जी का ये घटना 1997 की है। हरिओम जी मूलतः कलकत्ता में रहते थे और ट्रक ड्राइवरी का काम करते थे एक सेठ के पास में। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही मेरी नई वीडियो डलेगी आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप मेरी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की कहानी में। दोस्तों, ये बात 1997 की है। मेरा नाम हरिओम है। मेरी उम्र 27 साल की थी। मैं एक ट्रक मालिक के पास में काम करता था और उनके पास करीब 4-5 ट्रक थे। 4 तो बड़े थे, एक छोटा ट्रक था। हाँ, मैं जो ट्रक चलाता था, बड़ा ट्रक, मैं कोलकाता से बाहर का ज़्यादा माल ले जाता था। मतलब कोलकाता से बाहर ही मैं ज़्यादा अपना टाइम गुजारता था। कभी मुंबई, चेन्नई, ऐसी वैसी जगह में जाता रहता था। लंबी दूरी का मैं ट्रक चलाना पसंद करता था। और जब हम लोग माल छोड़ करके आप महीनों, 1.5 महीना या 15 दिन में जब भी कोलकाता लौटते थे तो उसी सेठ के पास में, उसके गोदाम में ट्रक खड़ा कर देते थे, क्योंकि हम लोग का रहने का सारा इंतज़ाम उसी जगह पर था। एक बड़ा सा हॉल था और उसमें कई सारे बिस्तर लगे हुए थे और हम लोग जो भी होता था, जो आता था उसमें अपना आराम करता था। और जब उसको चक्कर मिलता था, सेठ बताता था कि वो फलाने गोदाम पर चले जाओ और वहाँ से माल लोड करो, और फिर किस शहर में जाना था वो सब कुछ बताता था, पेपर देता था। हाँ, जब हम बाहर से आते तो एक आध दिन हमें ज़रूर आराम करने को मिलता, यह कि माल इतना जल्दी हमें मिल नहीं पाता था। मैं करीब 1 महीने के बाद कोलकाता लौटा था। कोलकाता लौटने के बाद में मैं अपना साथी जो कंडक्टर था, वो भी कलकत्ता का रहने वाला था। उसका अपना घर था। अब मैं तो यूपी का रहने वाला था और हम तो यहाँ नौकरी किया करते थे। तो वो तो लड़का अपने घर चला गया था। अब मैं कहाँ, मेरा पास तो कोई कोलकाता में घर था ही नहीं। तो मैं उसी बड़े जो हॉलनुमा कमरा था उसमें अपना बिस्तर पर जा लेटा था। अब खाना पीना पास के होटल में हम लोग करते थे। नहाने धोने का सब कुछ इंतज़ाम यहीं पर था। सिर्फ खाना और इसका जो इंतज़ाम था वो हमें बाहर से करना होता था। खैर, किसी तरह से हम लोग का काम चल रहा था, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 2-3 दिन ही रहते थे कोलकाता में, उस घर में। इसके बाद कोई ना कोई चक्कर हमें मिल ही जाता था। इसके बाद हम लोग निकल जाते थे। अब रोड पर आने के बाद तो अब कहीं ढाबा पर रुकना, ढाबा पर खाना खाना, और ट्रक ही मेरी एक तरह से कहा जाए कि घर द्वार सब कुछ वही था। ट्रक में ही हम अपना कपड़ा रखते थे, खाने पीने का इंतज़ाम भी रखते थे। खैर, ये तो हमारी लंबी बातें हो जाएगी। मैं आता हूँ मेन कहानी पर। अब मैं 2 दिन से खाली बैठा हुआ था। वो जो हमारा असिस्टेंट
कंडक्टर था वो भी अपने घर पर था, क्योंकि अभी हमारे पास कोई माल का ऑर्डर नहीं था, लोडिंग का ऑर्डर नहीं था। रात को करीब मैं 10 बजे अपने बिस्तर पर खा पी के सोया हुआ था। तभी जो हमारा सेठ का लड़का आया बाइक से, मुझे जगाने लगा। हरिओम हरिओम, उठो उठो। मैं उठा, सेठ का लड़का था। मैंने बोला हाँ भैया बताइए। कहा कि हरिओम, तुम्हें एक जगह अभी निकलना पड़ेगा। मैंने बोला कि ठीक भैया, कहाँ जाना है? कहा ज़्यादा दूर नहीं है, ये बंगाल में ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 200-250 किलोमीटर का सफ़र है, तो छोटा ट्रक लेके जाना है। मैंने बोला कि भैया मेरे को छोटे ट्रक में थोड़ा दिक्कत होती चलाने में। वो हंसते हुए कहने लगा कि देखो, जो बड़ा ट्रक चलाता है ना, वो छोटा भी चला लेता है, हर गाड़ी चला लेता है, तो ऐसे मत बोलो कि तुम चला नहीं पाओगे। मैं उसको बहुत टालता रहा ताकि किसी और ड्राइवर से बात करे, लेकिन संजोग से उस टाइम उस जगह पर मेरे अलावा कोई था ही नहीं। आखिरकार मुझे तैयार होना पड़ा। मैंने पूछा उससे कि भैया कहाँ जाएगा माल, तो उसने जगह का नाम बताया। अब मुझे कागज़ पत्तर दिया कि रास्ते के लिए रखो। अब मैं बोला भैया हमारा कंडक्टर तो है नहीं, तो भैया कहने लगे अरे छोटा ट्रक है, उसमें कौन सा तुम्हें कंडक्टर की जरूरत पड़ेगी, बड़ा ट्रक होता तो मैं कोई ना कोई इंतज़ाम कर देता। जाओ निकल जाओ, और सुनो, सुबह तक किसी हर हालत में पहुंचना है। अब मैं तो फंस चुका था। अब मैं ट्रक लेकर निकला। एक्चुअल में जो वो छोटा ट्रक था कोई और ड्राइवर चलाता था। जिस जगह पर माल लोडिंग करने वो गया था, माल तो लोड हो गया था, लेकिन वो कहीं से दारू पी लिया। दारू पी करके कुछ हुड़दंग करने लगा था वहाँ जो गोदाम था। अब गोदाम के मालिक ने हमारे मालिक को बता दिया। अब मालिक गुस्सा बहुत तेज था, उन्होंने उस ड्राइवर को कहा कि तुम अब छोड़ दो, हमारे यहाँ रुक नहीं पाओगे, क्योंकि तुम काम के टाइम में दारू पीते हो, बदमाशी करते हो, ये ठीक नहीं है। तो उस घटना के बाद में उस ड्राइवर तो अपने घर चला गया। अब मैं उस काम में लग गया था। मैं अब वो ट्रक लेकर के निकला जिस शहर को तरफ मुझे जाना था। वैसे ही काफ़ी अब देर हो चुकी थी। जब मैं उस गोदाम के पास पहुंचा भैया के साथ में बाइक पर, तो 10:30 तो ऐसे ही बज चुका था। जब मैं वहाँ से निकला तो 11 के आसपास का टाइम हो चुका था। अब सुबह में 8 बजे तक हमें उस गोदाम में माल छोड़ना भी था। अब मैं तेज तेज अपना ट्रक चलाते हुए आज उस शहर की तरफ निकल पड़ा। खाना तो इसे मैं 8 बजे ही खा लिया था, लेकिन अब इस हालात में मुझे कुछ नाश्ता पानी की ज़रूरत थी। मैंने सोचा कि चलो आगे कोई ना कोई ढाबा मिलेगा, वहाँ पर मैं कुछ खा पी लूँगा। और मुझे मिला ढाबा एक, वहाँ पर मैं थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता किया, चाय वाय पिया। जब मैं नाश्ता पानी कर लिया, पेट में एनर्जी थोड़ी आ गई, तब मैं अपने ट्रक के पास पहुँचने लगा। वो जो ढाबा था अब एक हाईवे पर था। हमारा जो ट्रक था रोड के किनारे लगा हुआ था, छोटा ट्रक, और ढाबा थोड़ा अंदर था, मतलब 100-150 मीटर के आसपास पर। वहाँ से मैं जब अपने ट्रक के पास में पहुँचा तो मैं देखा कि मेरे ट्रक के पास में एक लड़की खड़ी हुई है, जिसकी उम्र करीब 20, 22 या 25 के आसपास रही होगी। और मैं देख करके उस लड़की को वैसे नज़र अंदाज कर दिया कि मुझे क्या करना है। मैं अपने ट्रक में बैठ गया। तभी वो लड़की मेरे पास खिड़की पर आ गई। वो बोली, सुनिए सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? इतनी मीठी बोली थी उसकी।
और देखने में भी बहुत सुंदर थी। मैं उस लड़की की तरफ आकर्षित हो गया था। मैंने बोला, जी कहाँ जाना है आपको? वो लड़की अपना जो शहर के नाम बताया जहाँ जाना था। खैर मैं उसी रास्ते पर था। मैं बोला, ठीक है, हम आपको छोड़ देंगे, आप बैठ जाइए। वो मुस्कुराती हुई धन्यवाद कह करके कंडक्टर सीट के आस पास में जा कर के बैठ गई। अब साथ में लड़की बैठी हो तो ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और ही होता है। मैं अब मस्ती में ट्रक चलाने लगा। उसमें म्यूजिक भी लगा हुआ था। म्यूजिक को ऑन कर दिया। म्यूजिक का आनंद लेते हुए और मैं अपना ट्रक चला रहा था। लड़की भी म्यूजिक का आनंद ले रही थी, वो भी मुस्कुरा रही थी गाने पर। अब बीच बीच में मैं उससे कुछ पूछ भी लेता था कि आप इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हैं? वो बता रही थी कि वो अपने मौसी के घर आई थी और अचानक मुझे अपने घर जाना पड़ रहा है। खैर किसी का निजी ज़िंदगी में हमें झांकने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ना मैं विशेष उससे कोई सवाल किया। मैं तो उसका सुंदरता पर मोहित था। मैं सोच रहा था कि काश ऐसी लड़की मेरी ज़िंदगी में होती, लेकिन कहाँ ऐसा संभव था। मैं ठहरा एक ट्रक ड्राइवर और अभी तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई थी। घर वाले 2-3 रिश्ता ठीक किए, लेकिन ऐन मौके पर शादी कट गई। अब उनको पता चल जाता था कि मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, तो इसीलिए वो रिश्ता तोड़ देते थे। आखिर ट्रक ड्राइवरी में बुराई क्या है? मैं तो कोई नशा भी नहीं करता था, ना कोई ऐप था, फिर भी ना जाने क्यों ट्रक ड्राइवर से वो नाता नहीं जोड़ना चाहते थे रिश्तेदार। यही सब मैं मन में कल्पना करते हुए, सोचते हुए उस लड़की के बारे में भी कि ऐसी ही लड़की मेरी दुल्हन होती तो मैं कितना खुश होता। अब मैं एक ऐसे रोड पर पहुंच गया था। अब रात भी काफ़ी हो चुकी थी, करीब 1:30 के आसपास का टाइम हो रहा था और वो लड़की का पलक जरा भी नहीं झपक रहा था। मुझे नहीं लग पा रहा था कि वो नींद में आ रही हो। खैर मुझे तो चाय पी लिया था, नाश्ता कर लिया था, तो मैं भी फ्रेश था, लेकिन उसको जरा भी थकावट महसूस नहीं हो रही थी। मैं उस रोड पर चलता जा रहा था। वो रोड दोनों साइड से जंगलों से भरा हुआ था। जैसे ही उस रोड पर हम अपना ट्रक लेके पहुंचा, अचानक एक बड़ा सा पक्षी काले रंग की, जिसका जो कहा जाए तो एक बड़ा सा चमगादड़, इतना बड़ा चमगादड़ मैंने कभी देखा नहीं था, सीधा आकर के मेरे विंड स्क्रीन पर टकरा गया। जिधर वो लड़की बैठी हुई थी उसी साइड में, और शीशे से टकरा करके अपना पंख खोल दिया। फड़फड़ा रहा था उसका पंख। अब मैं जब उसका आंखें देखा तो मैं एकदम डर गया था। बिल्कुल लाल लाल आंखें उसकी चमक रही थी और तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा था वो। मैं सब देखते ही एकदम डर गया था, और उसकी जो बड़ी बड़ी जो पर था वो विंड स्क्रीन पर फैला हुआ था और मैं आगे की तरफ देख नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि अब ट्रक रोक देना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। और वही मैं एक्सीडेंट के ना होने की वजह से कि मैं आगे चलूँगा तो बिना देखे एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा। मैं अपना ट्रक को ब्रेक मारा, तभी वो लड़की चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, रोकना मत, रोकना मत, ट्रक को आगे लेते चलो। मैं भला कैसे भाई, आगे रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, अब मैं कैसे आगे ट्रक को आगे बढ़ाऊंगा? मैं तो कहीं ठोक दूंगा, एक्सीडेंट वैसे ही हो जाएगा। मैं बोला कि मैं कैसे, रास्ता नजर नहीं आ रहा है, मैं आगे कैसे ले चलूं? और ट्रक मैंने रोक दिया। वो चमगादड़ विंड स्क्रीन पर चिपका हुआ तेज तेज आवाज में चिल्लाई जा रहा था। उसकी आवाज इतनी कर्कश,
बेसुरी थी, ऐसे हमारे कान में लग रही थी कि जैसे कान का पर्दा फट जाएगा। इतनी तेज चिल्ला रहा था वो, और उस लड़की के तरफ ही उसका ध्यान था। पता नहीं उस लड़की से उसकी क्या दुश्मनी थी। अब मैं ट्रक तो रोक दिया। अब मेरे पास में डंडा था, तो मैं अंदर से ही कांच पर डंडे को ठोकने लगा कि वो भाग जाए। लेकिन जैसे ही मैं डंडा उठा रहा था, वो तो शीशे पर चोट मारने लगा, जैसे वो ग्लास को तोड़ देगा फिर अंदर घुस जाएगा। मैं डर से डंडा हटा लिया। अब वो फड़फड़ा रहा था, तेज तेज आवाज में चिल्ला रहा था। आज जो लड़की थी मेरे साथ में बैठी हुई, वो काफी डर चुकी थी। वो कहने लगी कि आप जल्दी से ट्रक निकालो ना, यहां से निकालो ना, नहीं तो ये मुझे मार देगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़की से उस चमगादड़ का क्या रिश्ता है, क्यों मारना चाहता है। लेकिन अब मैं आगे ट्रक बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाऊं। अब लड़की मुझसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ट्रक को मत रोको, आगे ले चलो, आगे ले चलो। मैं कहने लगा कि क्या आपको ये जानती हैं कौन है ये? इतना बड़ा चमगादड़ तो मैंने कभी आज तक नहीं देखा। वो लड़की डरी हुई कहने लगी, हाँ मैं इसको जानती हूँ, ये एक शैतान है। हाँ, ये मेरा पीछा बहुत दिनों से कर रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो मुझे अपने अपने जाल में बांध कर रख देगा, कहा जाए तो मैं इसके चंगुल से बच नहीं पाऊंगी। मैं उसकी बात सुनकर के एकदम हैरान था कि आखिर ये लड़की क्या कर रही है। भला चमगादड़ किसी इंसान लड़की को कैसे अपने बस में कर सकता है, कैसे उसके जाल में फंसा सकता है। ये तो ऐसा तो बात नहीं होना चाहिए। लेकिन वो लड़की बार बार यही बात कह रही थी कि आप यहाँ से ट्रक निकालो, आप ट्रक निकालो जल्दी से। मुझे उस लड़की के ऊपर में दया आ रही थी, और मैं तो भी बिल्कुल डरा हुआ था। मैं सोचा कि अब ट्रक को थोड़ा दाएं बाएं करते हैं और तेजी से, तभी ये हमारे सामने से हटेगा। हाँ, वही मैं किया। ट्रक को आगे बढ़ा करके दाएं बाएं जोर जोर से करने लगा ताकि झटके से वो हमारे शीशे से गिर जाए नीचे। हाँ, वही हुआ। वो स्लिप करके नीचे जा गिरा था। हाँ, जैसे ही हमारे शीशे से हटा, मैं ट्रक को दौड़ा दिया। ट्रक तो मैं दौड़ा दिया, लेकिन वो चमगादड़ जो नीचे गिरा हुआ था बड़ा वाला, वो फिर आसमान में हवा में दिखाई देने लगा। अब मैं ट्रक तेजी से दौड़ा रहा था, और वो हमारे ट्रक का पीछा कर रहा था। हमारे ट्रक के ऊपर ही वो चिल्लाने की आवाज़ उसकी सुनाई दे रही थी, और वो भी तेज तेज आवाज़ में। मैं कहने लगा उस लड़की से कि आप इस चमगादड़ से क्या रिश्ता आपका है, क्यों आपका ये पीछा कर रहा है। वो लड़की बहुत डरी हुई थी। वो कहने लगी कि अभी ये बात करने का सही जगह नहीं है, आप ट्रक को आगे बढ़ाओ, और जैसे ही जंगल खत्म होगा मैं बताऊंगी, एक रोड आएगा बाएं साइड में, आप उधर मोड़ देना। हाँ, तभी हम उस चमगादड़ से बच पाएंगे। लड़की ये सब बात डरी हुई अपने लहजे में कह रही थी। मुझे भी लगा कि इस लड़की को बचाना चाहिए। हाँ, जैसे जैसे लड़की बता रही थी कि आप इधर मोड़ो, ऐसे मोड़ो, जंगल पार होते ही मैं उस रोड पर आ चुका था। अब एक पतला सा रोड आ गया था, और उस पर हम अपना ट्रक छोटा वाला चला रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद में एक घना सा बड़ा सा जंगल जैसा दिखाई देने लगा, और उसके बीच में वो रोड निकल रहा था। मैं उस लड़की से कहने लगा, ये जी बहुत बड़ा जंगल दिखाई दे रहा। कह रहा कि नहीं नहीं, बस थोड़ा सा ही है, इसके आगे निकालो आप। अब मैं तो अलग ही, मेरा रास्ता अलग था। मैं तो इस लड़के के चक्कर में इस साइड में ट्रक को मोड़ लिया था। हाँ, वो जो चमगादड़ था अभी भी वो पीछा कर रहा था हमारे ट्रक का। ना जाने कौन था वो, और इतना बड़ा चमगादड़ मैंने तो कभी देखा नहीं था। अब मुझे जरा भी एहसास नहीं था कि ये जो चमगादड़ है कोई भूत प्रेत है। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। हाँ, आंखें जरूर उसकी
लाल मुझे दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं लड़की से पूछा भी तो लड़की शैतान कहने लगी। अब हम उस जगह पर पहुंच गए थे, वो जंगल का रास्ता पार कर लिया था। और लड़की कहने लगी कि देखो, बस बाईं साइड में ले लो, उस झोपड़ी के पास में जहाँ पर रोशनी दिखाई दे रही है। मैंने उस तरफ देखा तो एक झोपड़ी मुझे दिखाई दे रही थी, उसमें रोशनी नजर आ रही थी। उसी झोपड़ी के आगे में जा कर के, वो बिल्कुल रोड से सटा हुआ झोपड़ी बना हुआ था। हाँ, मैं वहाँ पर अपना ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक रोका, वो लड़की गेट खोला और ट्रक से उतर गई और तेजी से वो झोपड़ी में जा घुसी। जैसे ही झोपड़ी में घुसी, वो चमगादड़ अब मेरे ट्रक के ऊपर में फिर मंडराने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा था। मैं अब बेहद डर गया था, क्योंकि अब मैं अपने ट्रक में अकेला हो गया था। लड़की तो झोपड़ी में चली गई थी। हाँ, तभी वो झोपड़ी में दरवाजे पर दिखाई दी। आप बोली, जल्दी से आ जाओ अंदर, नहीं तो ये तुम पर भी हमला कर सकता है। अब जैसे ही लड़की ने आवाज़ दिया, बोले कि जल्दी से आ जाओ अंदर, तो मैं भी अपने ट्रक से उतर गया था और दौड़ता हुआ मैं उस झोपड़ी के अंदर पहुंच गया। अंदर जाकर के देखा तो एक लालटेन जल रहा था और वहाँ पर कई लोग बिस्तर लगा हुआ था और उसमें 2-3 लोग चारपाई पर अंदर सो रहे थे। और वो जो लड़की थी, नीचे कालीन बिछा हुआ था, वहाँ पर बैठ गई थी। अब मुझे भी इशारा किया कि बस यहीं बैठ जाओ, अब बिल्कुल शोर मत करना। वो चमगादड़ अभी भी उसकी आवाज़ हमें सुनाई दे रही थी। उस झोपड़ी के आसपास वो मंडरा रहा था, तेज तेज आवाज़ में चिल्ला रहा था। और जो लोग सो रहे थे, शायद मुझे लगा कि उस लड़की के जानने वाले लोग हैं। जब इतना शोर होने लगा और लगा कि वो चमगादड़ फिर इस झोपड़ी के अंदर में भी आ जाएगा, तो लड़की डर चुकी थी। एक सोए हुए व्यक्ति को, जो बुजुर्ग दिखाई दे रहा था, उसको उठाने लगी। वो काफ़ी गहरी नींद में था। हम लोग अंदर आ चुके थे, लेकिन वो जागा नहीं था। और उसके बगल में भी जो लोग दूसरी चारपाई पे सो रहे थे, वो भी जैसे कोई नशा पानी करके सोए थे, गहरी नींद में, वो भी नहीं उठ पा रहे थे। बड़ी मुश्किल से उस लड़की ने उस बुजुर्ग को जगाया। अब बुजुर्ग जैसे ही आंखें खोला, वो लड़की को देख कर कहने लगा, तू फिर आ गई? तुझे मना किया था ना कि तू बाहर मत निकला कर, लेकिन तू तो मेरी बात सुनती ही नहीं है। क्या जरूरत था तुम्हें बाहर निकलने की? देखो, शैतान तेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आ गया है। अब तू क्या चाहती है? ये सब बातें चल रही थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बुजुर्ग व्यक्ति इस लड़की से क्या कह रहा है। ये कहाँ लड़की थी, यहाँ पर क्यों आई? कुछ मेरे बात पल्ले नहीं पड़ रहा था। तभी वो लड़की उस बुजुर्ग से कहने लगी कि बाबा, मुझसे गलती हो गई है, मुझे बचा लो बाबा, मुझे बचा लो। आगे से मैं आपकी हर बात को मानूंगी। अब वो बुजुर्ग कहा, ठीक है, तो बैठ जाए यहाँ पर, मैं देखता हूँ उसको, उस शैतान को। अब वो जो 2 लोग सोए हुए थे, उनको वो उठाने लगा। बड़ी मुश्किल से उनकी नींद खुली थी, शायद वो नशे में थे। अब जैसे ही वो 2 लोग उठे, तो मैं देखा वो दोनों, एक 30-32 साल का नौजवान था और दूसरा भी करीब 35-40 का आसपास का था। और फिर वो बुजुर्ग ने उन दोनों को बताया कि देखो, ये लड़की फिर वापस आ गई है और साथ में शैतान भी आ चुका है, बाहर मंडरा रहा है। चलो बाहर चलते हैं, उस शैतान को भगाते हैं, बुजुर्ग कहने लगा। अब तीनों लोग बाहर, झोपड़ी से बाहर निकल गए थे और हम लोग को बोले कि तुम लोग बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। अब हम दोनों लोग अंदर थे, लड़की भी अंदर थी, मैं भी अंदर था। अब बेहद डरा हुआ था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर इस लड़की के चक्कर में क्यों पड़ा। आखिर ये ट्रक में हमारी लड़की नहीं बैठती तो मुझे ये सब
झेलना नहीं पड़ता, मैं तो अपने रास्ते पर होता। लेकिन अब सब कुछ चल रहा था, घट रहा था, अब जो हो रहा है अब तो उसको देखा जाए। अब हम अंदर बैठे हुए थे, डरे हुए, लड़की भी बहुत डरी हुई थी। अब बाहर में कुछ शोर होने लगा था, जिसे तीनों लोग खूब जोर जोर से चिल्ला रहे हो, जैसे कोई मंत्र का जाप कर रहे हो। जैसे जैसे उनकी शोर ज़्यादा होता गया, वो जो चमगादड़ था वो और तेज तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा था। एक पल ऐसा महसूस हुआ कि बहुत सारे वहाँ पर चमगादड़ आ गए हों और बिल्कुल तेज तेज आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिए हों। मैं अंदर अंदर बहुत डरा हुआ था। मैं उस लड़की से पूछने लगा कि तुम कौन हो भाई, ये सब क्या हो रहा है। वो लड़की कहने लगी कि बिल्कुल तुम शांत हो जाओ, कुछ मत बोलो, बिल्कुल शांत रहो। लेकिन मैं बार बार वही कह रहा कि तुम कौन हो, अपने बारे में बताओ, ये सब बाहर क्या चल रहा है, वो आखिरकार जो चमगादड़ है इतना बड़ा, वो कौन है और तुम्हें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहता है। जैसे ये सब मैं पूछने लगा, उस लड़की की आंखें एकदम लाल होने लगी, उसी चमगादड़ की तरह जैसे उसकी आंख मैंने देखा था, बिल्कुल लाल लाल। वैसे ही अचानक उसकी आंख लाल लाल दिखाई पड़ने लगी। चेहरा जो सुंदर था वो भी एकदम अब लग रहा था कि लाल लाल उसका फेस हो रहा हो। आवाज़ भी भारीपन आ चुका था। वो डांटते हुए कहने लगी अपनी भारी आवाज़ में, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि आराम से बैठ जाओ, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे, क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। अब मैं उसका चेहरा मोहरा आवाज़ सुना तो मैं एकदम डर गया। मुझे लगा कि ये भी लड़की कोई भूत ही प्रेत है, ये तो इंसान हो नहीं सकती। अब मैं एकदम डर करके कांप गया और उस जगह से उठा और झोपड़ी से बाहर भागने की कोशिश करने लगा। अब मैं समझ चुका था कि सारे लोग भूत ही प्रेत हैं, वो चमगादड़ भी भूत प्रेत का ही बना हुआ है। अब मैं उस झोपड़ी से बाहर निकल करके उस जगह से दूर भाग जाना चाहता था, अपने ट्रक के पास पहुंच करके। लेकिन जैसे ही मैं उस झोपड़ी से बाहर निकलने की कोशिश किया, उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ करके खींच लिया। एक तेज झटका सा लगा था मुझे, जैसे लगा कि पूरे शरीर में बिजली का करंट सा फैल गया हो। और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं अपना होश खो बैठा था। जब मुझे होश आया तो मैं देख रहा हूँ कि सुबह हो चुकी है, सूरज की किरणें साफ साफ दिखाई दे रही है। हाँ, मैं एक झाड़ी के पास नीचे ज़मीन पर गिरा पड़ा हूँ। मेरा ट्रक बिल्कुल थोड़ी दूरी पर रोड पर खड़ा है और आसपास में ना तो कोई झोपड़ी है, ना कोई घर है, ना वो लड़की है, ना वो लोग कोई भी दिखाई दे रहा था, ना वो चमगादड़ है। आखिर ये सब क्या था। मैं जल्दी से उठा, अपने शरीर को देखने लगा कि कहीं मुझे चोट वोट तो नहीं लगी है। लेकिन मैं देखा कि मेरा शरीर सब कुछ सुरक्षित है। हाँ, जब उठ करके खड़ा होने लगा तो लगा कि मुझे बहुत सारी कमजोरी आ चुकी है। एक बार तो लगा कि चक्कर आ रहा है, लेकिन मैं उस चक्कर को परवाह नहीं किया। मैं जल्दी से जल्दी अपने ट्रक में बैठना चाहता था। आखिर ये माया जाल क्या था जो रात में मेरे साथ में हुआ था। मैं जल्दी से जाकर के अपने ट्रक में बैठ गया। फिर मैं रुका नहीं उस जगह से, अपना ट्रक बैक किया। फिर मैं वो अपने मेन रोड पर आ चुका था। हालांकि मंजिल मेरी काफ़ी दूर थी, अब मुझे सुबह तक माल को पहुंचाना था। लेकिन हालात जो हो चुके थे कि मैं अब दोपहर से पहले पहुंच नहीं पाने वाला। मैं सब सोचता जा रहा था कि ये सब क्या चल रहा था, रात में क्या हुआ था, आखिर वो लड़की कौन थी। मैं बिल्कुल डरा हुआ और अपने ट्रक को चला रहा था। रास्ते में एक होटल नज़र आया। मैं वहाँ पर अपना ट्रक को रोका। मैं चाय की फरमाइश किया
ताकि मैं चाय पी कर थोड़ा तरोताज़ा हो जाऊं। हाँ, फिर मैं उस ढाबे वाले से, होटल वाले से मैं अपनी सारी घटना को बयान करने लगा। मेरी बात सुनकर के वो ढाबे वाला हैरानी से मेरी तरफ देखने लगा और बोला कि जरा अपना शर्ट उतारना। मैं उसकी बात सुनकर के चौंक गया। मैंने बोला, भाई शर्ट क्यों उतारूं? बोला, महाराज शर्ट तो उतारो, कुर्ता तो उतारो अपना, मैं तुम्हारा बदन देखना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी है। अब मैं थोड़ा डर चुका था। मैं शर्ट तो उतार दिया। वो बोला, पीछे की तरफ घूम जाओ। मैं घूमा। अब फिर वो कहने लगा, हाँ, जिसकी आशंका थी वही तुम्हारे साथ में हुआ है। उस लड़की ने तुम्हारे खून को स्वाद लेकर के पिया है। अब तुम बच नहीं पाओगे, मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है। उसकी बात सुनकर के मैं तो और डर चुका था। यानी कि क्या मतलब, आप जानते हैं उस लड़की को जो रात में मेरे साथ में सब कुछ हुआ था? वो कहने लगा कि हाँ, मुझे थोड़ा बहुत तो जरूर पता है। वो लड़की एक प्रेतनी है और वो कई रूप को धारण करती है। लोगों को, लड़कों को बेवकूफ़ बनाती है, झांसा देती है, रोड पर शिकार फंसाती है तुम्हारे जैसे नौजवान को। अब फंसा करके एकांत जगह में ले जाती है। अब फिर अपने शिकार को बेहोश करके और उसका खून पीती है। उसके साथ ना जाने क्या क्या करती है। तुम्हें तो वो जिंदा पता नहीं कैसे छोड़ दिया, नहीं तो वो किसी को छोड़ती नहीं है, ना उसका लाश भी मिलता है। तुम तो भाग्यशाली हो, लेकिन खतरा भी टला नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे, गर्दन के पीछे निशान देख रहा हूँ। अब मैं उसकी बात सुन करके होटल वाले को और डर गया था कि आखिर ये सब क्या हो रहा मेरे साथ में। मैंने पूछा कि महाराज, अब बचने का क्या उपाय है? बोला कि अब तुम किसी बड़े मंदिर में जाओ, मंदिर में ही तुम्हारा रक्षा हो सकता है। मैंने बोला कि सबसे बड़ा मंदिर तो हमारा काली माँ का है, उससे बड़ा मंदिर तो कोई अपने एरिया में है नहीं। बोला, हाँ, जिस पर तुम्हारी श्रद्धा है वहाँ तुम चले जाना और उस मंदिर से ही तुम्हें बचाव हो सकता है। मैं चाय तो क्या पीऊँ, दिमाग तो ऐसे ही ख़राब हो चुका था उस होटल वाले की बात सुन करके। मैं अब उस जगह से निकल पड़ा था कि जल्दी से माल पहुंचाऊं और फिर मैं वापस कलकत्ता अपने जगह लौट जाऊं। दोपहर तक मैं माल को खाली कर दिया था और फिर मैं वापसी हो लिया था। जब मैं कोलकाता पहुंचा तो रात तो हो चुकी थी। अब मैं उसी गोदाम में अपना जो बिस्तर था उस पर जा कर के सो गया कि जो होगा अब सुबह ही मैं मंदिर जाऊंगा, क्योंकि इस टाइम तो मंदिर में जा नहीं सकते थे, आधी रात हो चुकी थी। अब मैं रात को सोया तो सपने में वही लड़की मुझे दिखाई दे रही थी। मैं उसी ट्रक में था सपने में भी, और लड़की मेरे साथ में बैठी हुई मुझसे हंसी मजाक कर रही थी, मुझे छेड़छाड़ कर रही थी। और अचानक वो लड़की का रूप बदल गया। उसकी जो मैं पहले देखा था, आंखें लाल हो गई, चेहरा एकदम सुर्ख लाल की तरह हो गया था, डरावना चेहरा हो गया था। अब उसके बड़े बड़े दांत भी निकल आए थे और हाथों के जो जो उंगलियां थी उनमें नाखून भी बड़े बड़े नजर आ रहे थे। और वो मेरा गला को पकड़ करके गले को काटना चाहती थी अपने नाखूनों से। तभी मेरी नींद खुल गई। मैं तो इतना डर चुका था, जो साथी ड्राइवर थे जो सो रहे थे, चीख करके मैं उनको भी जगा दिया था। वो उठ करके बैठ के कहने लगे, हरिओम, क्या हुआ भाई, क्यों इतना चीख रहे हो रात को? मैंने बोला, भाई ऐसे ऐसे मैं सपना देखा हूँ, और पूरी कहानी मैं बता दिया था। वो भी कहानी सुन करके डर गए थे और कहने लगे कि भैया, जो होटल वाले ने कहा था ना वैसा ही करो। अब जो कुछ होना था सुबह में होना था, मंदिर मुझे सुबह जाना था, लेकिन
अभी सुबह हुआ नहीं था। अब मुझे रात भर जो नींद नहीं आई। जब भी सोने की कोशिश करता तो लगता कि मेरे सामने वही लड़की खड़ी दिखाई दे रही है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही है। सुबह अब हो चुकी थी। सबसे पहला मैंने काम नहाने धोने का किया और फिर मैं उस मंदिर की तरफ निकल गया था। जब मंदिर में पहुंचा, मंदिर के एरिए में, तो मेरा जो डर था वो थोड़ा कम हुआ। फिर मैं पुजारी जी से मिल कर के सारी बात बताया। पुजारी जी कहने लगे, घबराने की बात नहीं है, अब तुम माँ के दरबार में आ चुके हो, कुछ नहीं हो पाएगा, तुम्हारे साथ कोई बुरा नहीं हो सकता है। अब फिर उन्होंने कुछ पूजा पाठ किया और मुझे एक लाल धागा दिया। बोला, इसको गले में बांध के रखो या अपने हाथ पर, दाहिने हाथ में। माता रानी, माँ काली तुम्हारी रक्षा करेगी। और वही हुआ। उस मंदिर में जाने से मुझे बहुत फायदा हुआ। मेरा जो अंदर का डर था, मन का डर था, मैं हमेशा डरा हुआ रहता था, वो डर भी अब खत्म हो गया था। अब सब रात को मैं सोता था तो सपना नहीं आता था। आता तो था सपना, लेकिन उस लड़की का नहीं आता था। और आखिरकार मैं उस लड़की से अलग हो गया था। अगर मैं उस मंदिर में नहीं जाता जो होटल वाले ने बताया था। वाकई में ये सब क्या था, मुझे आज तक भी इनके बारे में पूरा कहानी पता नहीं कि लड़की कौन थी, वो तीनों लोग कौन थे, वो चमगादड़ कौन था, क्या मेरे साथ में उस रात में किए थे। हाँ, होटल वाले ने ज़रूर बताया था कि तुम्हारे गर्दन के पीछे निशान है, ये निशान खून पीने का है। मुझे इतना ही पता था, लेकिन मैं अब उस निशान को भी अपने दोस्तों से दिखाया तो बोले नहीं, कोई निशान नहीं है, बिल्कुल सही है तुम्हारा गर्दन। लेकिन अभी भी मुझे अंधेरे में, अकेले में डर लगता था। लेकिन धीरे धीरे टाइम तो ज़रूर लगा। अब फिर मैं पहले की तरह हो गया था। लेकिन मैं अकेले अब ड्राइव नहीं करता था। जब तक मेरे साथ में कोई साथी कंडक्टर ना हो या कोई और ड्राइवर ना हो, तो मैं रात के टाइम में तो बिल्कुल अपना ट्रक लेके निकलता नहीं था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है जो आप मुझे सुनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ मैंने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद ज़रूर लीजिएगा। और मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक किसी तरह की कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।